नमस्कार। इस दूसरे पाठ में हम राग दरबारी की भाषा और इसके शिल्प पर विचार करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, राग दरबारी की रचना 1968 में श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा की गई। यह उपन्यास हिंदी साहित्य जगत में भाषा के आधार पर एक विशिष्ट उपन्यास बन पड़ा, बल्कि कहें कि उपन्यास की भाषा ही इसकी जान है। यूँ तो भाषा उपन्यास लेखन के लिए महत्वपूर्ण होती ही है, सभी उपन्यासों के संदर्भ में ये सच है, लेकिन राग दरबारी का जो कलेवर चुना गया व्यंग्य उपन्यास का, उस कलेवर के लिए इस भाषा में जो व्यंग्यात्मक भाषा है, श्रीलाल शुक्ल जी ने यह उपन्यास रचा। व्यंग्यात्मक भाषा एक स्थिति पर, एक घटनात्मक स्थिति पर टिप्पणी है, और जाहिर है जब हम व्यंग्य का चयन करते हैं तो जो मौजूदा यथार्थ होता है, भाषा उसकी आलोचना में बहुत ही निर्मम दिखाई देती है। यह निर्ममता ही, यह निस्संगता ही और एक तरह का जो चुटिलापन ही व्यंग्य पैदा करता है। व्यंग्यात्मक भाषा का चयन श्रीलाल शुक्ल ने अपने इस उपन्यास की विषय वस्तु और चरित्र के अनुकूल किया है। जाहिर है कि श्रीलाल शुक्ल ने बाद में अपनी लिखी गई रचनाओं में इस भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने व्यंग्य की इस भाषा को मानो राग दरबारी में चरम पर पहुंचा दिया। यूँ तो भाषा दुनिया को नामित करने की एक पद्धति है। भाषा के जरिए हम जो कुछ कहना चाहते हैं, जो कुछ हमारा मंतव्य होता है, वह हम सहजता से प्रकट करते हैं। वह भाषा लेकिन संप्रेषण की होती है। साहित्य का काम भी संप्रेषण है, लेकिन साहित्य केवल संप्रेषण नहीं है। साहित्य केवल फौरी ज़रूरत को पूरा नहीं करता। साहित्य की जो भाषा है वो सिर्फ संप्रेषण के लिए नहीं लिखी जाती। संप्रेषण का उद्देश्य तात्कालिक ज़्यादा होता है और स्थायी उद्देश्य के लिए उसमें संप्रेषण से इतर भाषा में और भी गुणों के होने की ज़रूरत है। उसकी व्यंजनात्मकता, उसकी ध्वन्यात्मकता, उसके बिंब, उसके प्रतीक, उसका शब्द चयन, उसके वाक्य विन्यास, उसका शिल्प, ये सब कुछ एक भाषा को धारदार बनाता है और बहुअर्थी बनाता है। भाषा के कारण ही कोई पाठ जब आप एक बार पढ़ते हैं तो आपको एक किस्म का आनंद देता है, लेकिन जब उसी पाठ को दोबारा पढ़ते हैं तो आपको अनुभव होता है कि अरे, ये तो पहले समझ में आया ही नहीं। जब पहली बार उपन्यास पढ़ा तो ये अर्थ तो खुला ही नहीं। ये जो ध्वन्यात्मकता और व्यंजनात्मकता का गुण है, जो भाषा को अभिधात्मक संप्रेषण से आगे के स्तर तक पहुंचाती है और उसके कई कई लेयर्स, कई कई स्तर पाठक के सामने खोल देती है, यह व्यंग्यात्मक भाषा की महत्वपूर्ण खूबी है। आमतौर पर व्यंग्य लेखन में ही व्यंग्य की भाषा का इस्तेमाल किया जाता रहा और व्यंग्य को आधुनिक काल में एक अलग विधा के तौर पर स्थापित मान भी लिया गया। लेकिन उपन्यास में भी व्यंग्य की भाषा का इतना शानदार प्रयोग किया जा सकता है, यह श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी के माध्यम से साबित कर दिखाया। श्रीलाल शुक्ल स्वयं व्यवस्था का हिस्सा थे। प्रशासनिक सेवा
में रत थे और आज़ादी के बाद भारतीय जनतंत्र और जनतांत्रिक व्यवस्था के व्यवहारिक पक्ष को बड़े निकट से देख रहे थे। दिलचस्प बात यह है, अगर उदाहरण के लिए मैं आपको एक घटना सुनाना चाहूँगी कि राग दरबारी का लेखन 1968 में जब इसका प्रकाशन हुआ था, उसके बहुत पहले ही संपन्न हो चुका था। लेकिन चूंकि श्रीलाल शुक्ल सरकारी सेवा में थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, तो उनको अपने दफ्तर के बाबू के जरिए अपने अधिकारियों से इस उपन्यास के प्रकाशन की अनुमति लेनी थी। इस अनुमति में जो चिट्ठी पत्री होती है, उसी के लिखा लिखी में 1 साल गुजर गया और बात यहाँ तक पहुँची कि श्रीलाल शुक्ल इस नौकरी से ही इस्तीफा देने की सोचने लगे, जहाँ लिखने की और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता गिरवी थी, बंधी हुई थी। लेकिन संयोग से ऐसी कोई घटना नहीं घटी और जब उन्होंने एक कड़ी चिट्ठी ऊपर लिखी अपने अधिकारियों को, पूरा घटनाक्रम बताते हुए कि 1 साल से इस उपन्यास का प्रकाशन सिर्फ इसलिए रुका है कि आप इसे प्रकाशन की अनुमति नहीं दे रहे, फाइल पर साइन नहीं कर रहे, तो तत्काल ही वह अनुमति मिली और राग दरबारी प्रकाशित हुआ और इस तरह से श्रीलाल शुक्ल अपनी प्रशासनिक सेवा छोड़ने से बच गए। बहरहाल कहने का अर्थ ये है कि व्यंग्य की भाषा का चयन करके और व्यंग्य की भाषा में उपन्यास को रचकर श्रीलाल शुक्ल अपने किस मंतव्य को पूरा करना चाहते थे। लेखक उपन्यास के भीतर व्यंग्य की भाषा का चयन क्यों करता है, परिस्थितियों पर और परिस्थितियों की जो भयावहता है या उसकी जो क्रूरता या निर्ममता है या जटिलता है, उसको वह यथास्थिति के रूप में भी चित्रित कर सकता था। यानी उपन्यास का जब जन्म होता है तो उपन्यास के जन्म के साथ ही जो सिद्धांततः बात मान ली जाती है, वो बात ये है कि उपन्यास का जन्म यथार्थ और यथार्थ के चित्रण के लिए होता है। जाहिर है कि विषय वस्तु के अनुरूप भाषा का चयन यथार्थ के चित्रण में मदद करेगा और इसी के तहत जो सामाजिक जटिलताएं हैं, सामाजिक जटिलताओं में लेखक की जो पक्षधरता है, लेखक की जो समझ है, उसकी जो राय है, उसको वह बड़ी खूबी के साथ यथार्थ चित्रण करते हुए व्यक्त करता है। लेकिन राग दरबारी में हम देखते हैं कि एक खास तरह के व्यंग्य का सृजन किया गया है और उसी के अनुकूल भाषा का भी चयन है। सभी पात्र यहाँ व्यंग्य की भाषा में बोलते हैं। उनकी भाषा भदेश हो या परिष्कृत, लेकिन वह मौजूद टिप्पणी पर व्यंग करने का काम कर जाते हैं। यहाँ तक कि ठंडी भाषा जो वैद्य जी बोलते हैं, बहुत ही शालीन और ठंडी भाषा भी जो वस्तु स्थिति है, जो वातावरण है, जो उस वक्त का परिदृश्य है, उस पर एक टिप्पणी, व्यंग्यात्मक टिप्पणी साबित होता है। तो व्यंग का इतना बेहतरीन इस्तेमाल, भाषा और शब्द का उसके अनुरूप चयन राग दरबारी को अन्य उपन्यासों से विशिष्ट बनाती है। जाहिर है राग दरबारी को हम राजनीतिक व्यंग परक उपन्यासों में शामिल कर सकते हैं, करते रहे हैं, लेकिन व्यंग ही इस उपन्यास की जान है। और चूँकि इसकी जो कहानी है वो शिवपालगंज के आसपास घूमती है, गांव से शहर कम जाती है, बल्कि शहर ही गांव तक चलकर आ गया है। हाँ, भाषा में एक जगह श्रीलाल शुक्ल टिप्पणी करते हैं कि अब गांव जो है वो अपने भदेसपन में शहर पहुंच गया है। यानी यह जो गांव की कुरूपता है, विकृति है, अशिक्षा है, अज्ञानता है, यह जो उसका एक विद्रूप संसार है जो श्रीलाल शुक्ल व्यंग्य की भाषा के माध्यम से राग दरबारी में अभिव्यक्त करते हैं, वो फैलता जा रहा है। शिवपालगंज
अब सीमित छोटा एक गंज नहीं है। उसकी गंज ही बोली, उसकी गंज ही संस्कृति, उसकी गंज ही दृष्टि, नज़रिया अब शहर को भी प्रभावित कर रही है। और वहाँ भी जिस सभ्यता, जिस परिष्कृत व्यवहार की अपेक्षा पढ़े लिखे लोगों से होती है, वह परिष्कृत व्यवहार और सभ्यता जिसे आज़ादी के बाद बहुसंख्यक जनता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, वह गायब है। और शिवपालगंज इस अर्थ में अपना अर्थ विस्तार कर रहा है। और उपन्यासकार स्वयं अपने नैरेटिव में जिस तरह से शिवपालगंज और वहाँ के लोगों की बोली, बानी और संस्कृति को अभिव्यक्त करता है, वह उसकी व्यंग्यात्मक क्षमता को प्रदर्शित करती है। साथ ही साथ उपन्यास की महत्वपूर्ण विशेषता भी बन जाती है। हम देखें कि यूँ तो हर लेखक और उसकी रचना प्रक्रिया विषय वस्तु के अनुकूल होती है। भाषा शैली का चयन भी वह उसी आधार पर करता है। जो रचना का उद्देश्य होता है, उसी उद्देश्य के अनुरूप वह चरित्र गढ़ता है। चरित्रों के जरिए घटनाक्रम को आगे बढ़ाता है और चरित्रों की जो विशेषता है, चरित्रों की जो खूबी है, वह भाषा के जरिए ही अभिव्यक्त करता है। तो एक एक चरित्र के बारे में, एक एक चरित्र की जो चारित्रिक खूबी है, उसके बारे में राग दरबारी की भाषा शैली व्यंजित करने में सफल हुई है। आप यहाँ गंजही बोली की झलक भी देख सकते हैं, परिष्कृत बोली भी है, लेकिन एक और भी पक्ष है कि गंजही बोली और परिष्कृत बोली के बीच आदान प्रदान बहुत ज़्यादा है। परिष्कृत बोली बोलने वाले रंगनाथ, परिष्कृत बोली बोलने वाले प्रिंसिपल साहब, परिष्कृत और सभ्य लेकिन शक्ति की, पावर की भाषा बोलने वाले वैद्य जी, ये सब कब आवेश में आकर, क्रोध में आकर गंजही बोली बोलने लगते हैं, ये कहा नहीं जा सकता। और उपन्यास में यत्र तत्र दिखाया है कि ये लोग जो शिक्षित और परिष्कृत बोली बोलते हैं, ये भी जब अपने वास्तविक चरित्र और भावों को अभिव्यक्त करते हैं, क्रोध के, आवेश के, स्वार्थ के, तो किस तरह से एकदम उसी शैली और उसी ग्राम्यत्व दोष के साथ भाषा का व्यवहार करते हैं जो शिवपालगंज का साधारण गांव वाला करता है। और प्रिंसिपल साहब को गाली देने में कोई परेशानी नहीं है। रूपन बाबू को, बद्री पहलवान को, छोटे पहलवान को, इनके सामाजिक संबंध गालियों से ही तय होते हैं। गालियों के व्यवहार के जरिए, गालियों के निर्द्वंद्व प्रयोग के जरिए ये एक दूसरे के प्रति अपनत्व और हार्दिकता अभिव्यक्त करते हैं। गुस्से के लिए भी गालियां हैं। तो इस तरह से जो भाषा का भदेसपन है, वह अपनी पूरी रंगत में राग दरबारी में अभिव्यक्त हुआ है। साथ ही साथ जो बौद्धिक वर्ग है, उसके प्रति उपन्यास का जो नैरेटर है अपना दृष्टिकोण जिस भाषा में व्यक्त करता है, वह भी उसी भदेस और ग्रामत्व दोष के साथ आता है। यानी वह भी उपन्यास की जो मूल संवेदना है, मूल भाषिक संवेदना है, भाषिक स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसके अनुकूल ही बौद्धिक व्यक्तियों के चरित्र, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में टिप्पणियों तक में अभिव्यक्त हुई है। मसलन एक उदाहरण कि रंगनाथ के बारे में गांव वालों की धारणा है कि रंगनाथ किसी काम के नहीं। वैद्य जी भी ऐसा ही सोचते हैं और रंगनाथ के बारे में अन्य जो उसके सगे संबंधी रिश्तेदार हैं,
और प्रिंसिपल साहब हैं जो उसके मित्र वर्ग में, मतलब परिजनों के बाहर के दायरे में आएंगे, वे सब ऐसा ही सोचते हैं कि रंगनाथ किसी काम के नहीं हैं और ऐसे जैसे सुअर के लेड़, यानी सुअर का शौच, जो न तो गोबर पाथने के काम आए और ना ही किसी अन्य काम आए। तो ये जो भाषा है ये किसी ने कही नहीं, लेकिन ग्रामीण मानसिकता में एक चरित्र को कहाँ से और किस नज़रिए से देखा जा रहा है, बौद्धिक चरित्र को खासकर, और उसके प्रति किस तरह की भाषा में अभिव्यक्ति की जा रही है, वह दर्शनीय है। ये वाक्य किसी ने बोला नहीं है, ये नैरेटर उपन्यासकार की भाषा है, नैरेटर की भाषा है। लेकिन नैरेटर अगर कोई अलग भाषा बोलता, यानी कि उपन्यास की रचना के लिए जो यथार्थ का शिल्प है और यथार्थ से जुड़ी हुई जो भाषा संरचना है उसके अनुकूल भाषा बोलता, तो उपन्यास में वर्णित अन्य चरित्रों की भाषा शैली और स्वयं उपन्यास के शिल्प से वह भाषा जो नैरेटर की भाषा होती अलग थलग पड़ जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जहाँ संवाद नहीं है उपन्यास में चरित्रों के बीच आपस में, वहाँ नैरेटर है, और नैरेटर जिस भाषा को बरत रहा है, जिस भाषा में बोल रहा है, वह भाषा भी उपन्यास के चरित्रों की भाषा की संगति में ही आती है। इसलिए वह उपन्यास का अभिन्न हिस्सा मालूम पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे नैरेटर जो इस उपन्यास का वर्णन करता है वह मानो इस उपन्यास में स्वयं एक चरित्र ही है। और ध्यान रखिए कि व्यंग्य की भाषा का इस्तेमाल हम कब करते हैं। व्यंग्य की भाषा आमतौर पर, चूँकि श्रीलाल शुक्ल के इस उपन्यास को राजनीतिक उपन्यास का दर्जा प्राप्त है, तो ये समझ बन सकती है कि व्यंग अमूमन राजनीतिक विद्रूपता और विसंगतियों को उभारने के लिए है। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि शिवपालगंज का जो कथा विन्यास है, शिवपालगंज के लोगों के जरिए जो कथा विन्यास सिरजा गया है उपन्यासकार के द्वारा, उसमें जिस राजनीति की बात की गई है, जिस राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात की गई है, राजनीतिक खोखलेपन की बात की गई है, नारेबाजी की बात की गई है और दूसरों के अधिकारों के हनन की बात की गई है, इन तमाम चीज़ों के वर्णन को पढ़ते हुए, राग दरबारी की भाषा के जरिए पढ़ते हुए ये मालूम पड़ सकता है कि हम शायद कोई गंभीर राजनीतिक चर्चा या विमर्श में शामिल होने जा रहे हैं। ये भाषा हमें वहाँ ठेले लिए जा रही है, क्योंकि इसमें नेता भी है, भ्रष्टाचार भी है, राजनीतिक अत्याचार की शिकार जनता भी है, जिसके अधिकारों और हकों को ऊपर के लोग ही लूटे ले रहे हैं और उस तक उसका कोई हिस्सा नहीं पहुंच रहा। ना ही उस जनता में इतनी चेतना है कि अपने नुमाइंदों को, जो वास्तव में उसका प्रतिनिधित्व कर सकें, इस राजनीतिक संरचना में कहीं फिट कर सके। तो इस पूरी जो शैली है, विन्यास है, शिल्प है उपन्यास का, उससे ऐसा जाहिर हो सकता है कि चूँकि व्यंग की भाषा है तो यह व्यंग राजनीतिक व्यंग है। और उपन्यास के बारे में बातचीत करते हुए बहुत सारे विद्वानों ने इसे राजनीतिक उपन्यास, राजनीतिक व्यंग्यात्मक उपन्यास का दर्जा भी दिया है। मुश्किल क्या है कि व्यंग या किसी भी तरह का व्यंग अपने आप में किसी राजनीतिक टिप्पणी का पर्याय नहीं है। शिल्प के तौर पर अगर हम व्यंग विधा को देखें तो ये गलतफहमी हो सकती है कि व्यंग जो है, अगर वो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो वह राजनीति के व्यंग और विद्रूपताओं को उभारने वाला होगा और किसी तरह की उसमें यथार्थ राजनीति की झलक दिखाई देगी। लेकिन यह एक भ्रम है, क्योंकि व्यंग की विधा दरअसल राजनीति को और राजनीतिक संरचना को जाहिर करने का नहीं बल्कि छिपाने का काम करती है। व्यंग आप पढ़ जाइए, आपको पता नहीं चलेगा कि लेखक का आक्रोश किसके प्रति है। वह सब कुछ मजाक में कह रहा है,
वो कह भी रहा है और नहीं भी कह रहा है, क्योंकि मजाक मजाक ही है, व्यंग व्यंग ही है। व्यंग आपको एक बार कचोट कर फिर से आपके आक्रोश को ठंडा कर देता है। तो व्यंग की भाषा को लेकर यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वह राजनीतिक विद्रूपताओं को उभारने वाली कोई एक जगह किसी एक बिंदु पर दृष्टिकोण पर लामबंद करने वाली भाषा होगी, जबकि यथार्थ और यथार्थवादी उपन्यासों के साथ ये पक्ष रहा है कि वह यथार्थ का पीछा करते हैं। वह यथार्थ चाहे जितना ही विद्रूप क्यों ना हो, यथार्थवादी उपन्यास और यथार्थ की भाषा यथार्थ का पीछा करती है। लेकिन व्यंग परक उपन्यास और व्यंग की भाषा में यथार्थ तो होता है, लेकिन यथार्थ की जो राजनीति है वह गायब होती है या छिपा दी जाती है या तरल बना दी जाती है। इस अर्थ में हम राग दरबारी की भाषा, संरचना और शिल्प को समझने का प्रयास करें तो एक नई निष्पत्ति हमें दिखाई देगी। मैं उपन्यासकार ने जिस रूप में राग दरबारी में भाषा का प्रयोग किया है वह कई अर्थों में महत्वपूर्ण है। मजाक के लिए उसने हिंदी भाषा में ही एक सरफरी बोली का प्रयोग किया है, जिसका इस्तेमाल जोगनाथ करता है। जोगनाथ एक चरित्र है जो सरफरी बोली यानी हर शब्द में स लगाकर बोलना और फिर उसकी भाषा को डिकोड करके गांव वाले समझने की आदत डाल चुके हैं। भाषा, जैसा कि स्टुअर्ट हॉल कहता है कि भाषा कोडिंग है और भाषा डिकोडिंग भी है, यानी भाषा में हम अपने संदेशों को, अपने उद्देश्य को कोड करते हैं और भाषा को फिर डिकोड भी किया जाता है। तो इतनी जटिल स्थितियों में न जाकर लेखक ने एक नमूना पेश किया है सरफरी बोली का। वहाँ पर एक शब्द में स और फ लगाकर एक अलग विचित्र सा शब्द गढ़ लिया जाता है और जब पूरी वाक्य संरचना में स और फ को हटा दें तब उसका अर्थ ध्वनित होता है। इसी तरह से मास मीडिया की और मास कल्चर की जो भाषा होती है वह किस तरह से आधुनिकता के जोम में गाँव तक पहुँच रही है और गाँव की जो बोली बानी और अभिव्यक्ति के रूप हैं, संप्रेषण के रूप हैं, उनको प्रभावित कर रही है, उसका एक नमूना आप बेला के पत्र में देख सकते हैं। हालांकि बेला एक ऐसा चरित्र है जो इस पूरे उपन्यास में चुप है, वह स्वयं उपन्यास में कहीं नहीं आती, लेकिन उसका एक पत्र आता है और उस पत्र के चर्चे महत्वपूर्ण तरीके से इस उपन्यास में जगह घेरते हैं। बल्कि उस पत्र के आधार पर बेला को चरित्रहीन भी बता दिया जाता है। और वो पत्र कैसा है? फिल्मी गानों से भरा हुआ पत्र है जिसमें प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है। तो मास कल्चर का असर, जिसमें सिनेमा और रेडियो अहम भूमिका निभा रहे हैं, आज़ादी के बाद किस तरह से भारतीय ग्रामीण संरचना पर हो रही है, वह भी आप इस उपन्यास के जरिए देख सकते हैं। मास कल्चर में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है उसमें सिनेमाई अंदाज, हल्का फुल्का रोमान और सहज प्रेम की बनावटी अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है। उसमें सारी नायिकाएं और सारे नायक के विरह एक जैसे नज़र आते हैं। तो वैसे ही भाषा में बेला ने रूपन या बद्री को पत्र लिखा जो कि बीच में पकड़ा गया, लेकिन उस पत्र में किसने लिखा और किसको लिखा ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया वह गौरतलब है और वो मास कल्चर की भाषा है। ध्यान रखिएगा कि आज़ादी के पहले तक जो मुद्रित संस्कृति थी उसका प्रभाव और असर था। वह एक खास तरह की अभिव्यक्ति शैली को जन्म दे रही थी, लेकिन आज़ादी के बाद हम मास मीडिया के तौर पर रेडियो और टेलीविज़न को, सिनेमा को प्रमुखता प्राप्त करते देखते हैं। और इस दौर में बहुत सहज था
कि गांव की लड़की अगर प्रेम की अभिव्यक्ति करना चाहती है तो वह सिनेमा के गीतों के जरिए अपने प्रेम को अभिव्यक्त करती। और यही नहीं, अगर गांव में भजन पूजन भी हो रहा है, भक्ति का कोई कार्यक्रम चल रहा है या देवी पूजन हो रहा है, तो वहाँ भी जिस भाषा का इस्तेमाल होता है वो फिल्मी गीतों की भाषा है। भजन जो है दरअसल और कुछ नहीं, फिल्मी गीतों की, खास करके हिंदी सिनेमा के फिल्मी गीतों की भोंडी प्रस्तुति हैं। एक और पक्ष जो विशेष तौर पर मुझे लगता है कि राग दरबारी की भाषा के संदर्भ में उल्लिखित किया जाना चाहिए, वो पक्ष है अदालत की भाषा का। अदालती भाषा में, और भाषा का सबसे सुसंस्कृत रूप भी हम अदालती कार्रवाई में लिप्त जो एक चरित्र है लंगड़ का, उसी के द्वारा देखते हैं। लंगड़ को विश्वास है जनतंत्र में, लंगड़ को विश्वास है अपने जनतांत्रिक अधिकारों में, लंगड़ को विश्वास है अपने नागरिक अधिकारों में, और वो ये सोचता है कि वह न्याय के जरिए अपने हुकूक को अर्जित करेगा। और लंगड़ बिल्कुल शालीन, सभ्य और परिष्कृत भाषा बोलता है। उपन्यासकार लंगड़ को जनता का प्रतिनिधि कहता है। उपन्यासकार का जो लक्ष्य है वो यहाँ गौर करने लायक है। उपन्यासकार शिवपालगंज की जो अधिसंख्यक जनता है, वह जिस भाषा में, गाली की भाषा में, तू तड़ाक की भाषा में, एक दूसरे को लांछित करके बात करने की भाषा में अपने को अभिव्यक्त करती है, उनको जनता नहीं कहता। वह आधुनिक भारत की जो आदर्श जनता है वो लंगड़ है। और लेखक की टिप्पणी है कि लंगड़ चूँकि जीतता नहीं है, न्यायालय में न्याय की अपील करने के बावजूद लंगड़ को सफलता हासिल नहीं होती और वह चला जाता है शिवपालगंज छोड़कर। तो लेखक की टिप्पणी है कि जनता कभी जीतती नहीं है। दिलचस्प है कि यही चरित्र है, लंगड़ का ही चरित्र है, जो सबसे सुसंस्कृत, सुसभ्य और न्याय की भाषा बोलता है। सबकी इज्जत, प्रतिष्ठा और सम्मान के अनुरूप उसके वाक्य और उसका विन्यास है। लेकिन इसके वह जनता का प्रतिनिधित्व भी करता है लेखक के शब्दों में, उपन्यासकार के शब्दों में, लेकिन उसकी भाषा जो है वो आदर्श भाषा नहीं है। शिवपालगंज की आदर्श भाषा यही तू तड़ाक की, गालियों वाली और एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली और जो लैंगिक भाषा है। लैंगिक भाषा के भी कई नमूने, जिसे हम सेक्सुअल या सेक्सिस्ट लैंग्वेज कह सकते हैं, उसकी भी कई झलक इस उपन्यास में जगह जगह दिखाई देती है। विशेषकर बद्री पहलवान की भाषा में, रूपन की भाषा में, और भी जब प्रिंसिपल साहब आवेश में आकर अवधी बोलने लगते हैं, उनकी भाषा में ये चीज़ें दिखाई देती हैं। तो भाषा के वैविध्य को अगर देखना हो तो राग दरबारी उपन्यास एक आदर्श उपन्यास की तरह हमारे सामने आता है। यहाँ हिंदी में कुछ स्थानीय बोलियों का भी समावेश दिखाई देता है। खड़ी बोली हिंदी का जो स्थानीय रूप है वह कैसे विकसित हो रहा है और जो भाषा है वो किस तरह से स्थानीयता के तत्वों को भी अपने भीतर समेटती है, उसका भी कुछ उदाहरण इस उपन्यास में मिल जाता है। कुछ क्या, बहुत ज़्यादा उदाहरण मिल जाते हैं। जैसे छोटे पहलवान की भाषा में आप देखें तो छोटे पहलवान एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा तो एक डंपलाटी हिसाब है कि इधर से आग खाओगे, उधर से अंगार निकालोगे। और इस तरह से डंपलाटी शब्द इसका कोई माने आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। इसी तरह से और एक शब्द है लुचलुचाना, तिल मिलाना की जगह लुचलुचाना। तो लुचलुचाना ये शब्द भी स्थानीय बोली बानी का शब्द है। इसका भी कोई परिष्कृत शब्दकोश अर्थ बताने में असमर्थ है। खास करके हिंदी भाषा और बोली का जो शब्दकोश है उसमें लुचलुचाना जैसा कोई शब्द नहीं है। और
भाषा के संदर्भ में ही अगर हम देखें तो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिखाई दे जाती हैं। जैसे एक सरकारी दफ्तर का बयान करते हुए उपन्यासकार कहता है कि जो डिप्टी डायरेक्टर है उसका घर क्या है, ऑफिस कम रेजिडेंट है। अंग्रेजी का ये शब्द है ऑफिस कम रेजिडेंट, यानी ऐसा दफ्तर जहाँ निवास भी हो, लेकिन उसका जब हिंदीकरण होता है ग्रामीण बोली बानी में तो वो ऑफिस कम रेजिडेंट है, यानी ऑफिस कम है, नहीं है लगभग, और निवास ही ज़्यादा है, जहाँ पर उसकी जो ग्रामीण और कह सकते हैं कि व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के सामान है। गाय एक तरफ बंधी हुई है, उनके और शौक मौज की चीज़ें वहाँ लगी हुई हैं, दफ्तर जैसा जिसमें कोई माहौल नहीं है, इसलिए वो ऑफिस कम है और रेजिडेंट है। दरोगा के घर की बात करते हुए भी इस तरह का एक वाक्य श्रीलाल शुक्ल इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि स्वयं वैद्य जी की जो भाषा है वो बड़ी सभ्य और शालीन भाषा है। बड़े ठंडे शब्दों में, कम शब्दों में वैद्य जी बोलते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वैद्य जी के चरित्र का जो शातिरपन है वो भाषा छिपा लेती है। वो तात्कालिक तौर पर छिपाती है, लेकिन वैद्य जी जब उफनते हैं, वैद्य जी जब आक्रोश में आते हैं, और उनको आक्रोश में आते हुए, उफनते हुए, क्रोध में आते हुए बहुत कम देखा जाता है, लेकिन जब वो आते हैं तो फिर वो उसी भदेस बोली बानी का इस्तेमाल करते हैं जो शिवपालगंज की खूबी है। तो अंग्रेजी शब्दों की आमद शिवपालगंज की बोली बानी में इस उपन्यास में खूब है, और उसका देशीकरण भी हुआ है। मैंने एक उदाहरण दिया, डम्पलाटी साहब, और इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं अंग्रेजी के जो इस उपन्यास में खूब आए हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी भाषा का कि छोटे पहलवान की दुनिया जो है वो छोटे मोटे रंगदारों की दुनिया है। उसके चरित्र के अनुकूल ही भाषा का गठन करते हुए, उससे भाषा बुलवाते हुए श्रीलाल शुक्ल ने एक जगह लिखा है कि रंगबाजी की बात नहीं बेटा, रंगबाजी की बात नहीं बेटा, मेरा तो रोआ रोआ सुलग रहा है, जिस किसी की दुम उठाकर देखो मादा ही नज़र आता है। अब ये जो पंक्ति है, मेरा तो रोआ रोआ सुलग रहा है, या इस उपन्यास के आरंभ में एक जगह उपन्यासकार या नरेटर ने लिखा है, कहा है कि उसका रोम रोम प्रसन्न हो उठा। अब ये रोम जहाँ कहीं भी पाया जाता हो, शरीर के जिस हिस्से में भी पाया जाता हो। अब ये जो मुहावरे हैं, इनका इस तरह से एक नए अर्थ में, ध्वन्यात्मक अर्थ में इस्तेमाल श्रीलाल शुक्ल की खूबी है, और राग दरबारी की भाषा को इससे और सशक्तता मिली है। इसी तरह से रंगनाथ के बारे में, उसके भाषा ज्ञान और उसकी बौद्धिक जो काबिलियत है उसके बारे में व्यंग करते हुए उपन्यासकार लिखता है कि रंगनाथ को हिंदी भाषा के इस रूप का विशेष ज्ञान न था। उसने मन में सोचा, लोग यूँ ही कहा करते हैं कि हमारी भाषा में सशक्त शब्दों की कमी है। यदि हिंदी के विद्वानों को छोटे पहलवान की तरह अखाड़े में 4 महीने रखा जाए तो व्यक्तिगत असुविधा के बावजूद वे वहाँ की मिट्टी के जर्रे जर्रे से इस तरह के शब्दकोश निकालने लगेंगे। रंगनाथ ने अब छोटे पहलवान को आदर से देखा, यानी छोटे पहलवान की जो भदेश गालियों से भरी भाषा है, जिसे हम आज के माहौल में अश्लील भाषा भी कह सकते हैं, तो उस भाषा के बारे में उपन्यासकार की टिप्पणी है कि अब उस भाषा का कायल रंगनाथ जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हो गया है। और ये छोटे पहलवान जो हैं, ये शिवपालगंज के और उस पूरे इलाके के रोए रोए में बसे हुए हैं, कण कण में बसे हुए हैं। भाषा का एक उदाहरण और मैं आपको देना चाहूँगी
जो शिष्ट भाषा का उदाहरण है, जहाँ नैरेटर की अपनी भाषा निकल कर आती है और नैरेटर चरित्र के क्रियाकलापों और स्वभाव को ध्यान में रखते हुए ही नरेशन की भाषा गढ़ता है। ये बड़ी बात है। जो वर्णन की भाषा है उपन्यासकार की तरफ से, वो चरित्र के स्वभाव, उसके मन मिजाज को देखते हुए ही उसी अनुरूप ढल कर आती है। बद्री पहलवान के बारे में बात करते हुए नैरेटर कहता है कि बद्री पहलवान ने आज सवेरे शायद भांग नहीं पी थी। यह एक भौतिक सिद्धांत है कि भंग न पीने वालों को भंग पीने से जम्हाई आती है और भंग पीने वालों को भंग न पीने से जम्हाई आती है। अब बताइए, भौतिकी के इस सिद्धांत को लोक व्यवहार और भंग जैसे नशे की आदत के क्रम में इस्तेमाल करके भाषा में एक नई तरह की ताकत और व्यंग की स्थिति पैदा कर देना नैरेटर की खूबी है। और तो और जहाँ ज़रूरत पड़ी है, सिनेमा की भाषा और सिनेमा के कैरेक्टर्स का भी इस्तेमाल नैरेटर ने किया है। वैद्य जी के संदर्भ में नैरेटर रूपन बाबू और वैद्य जी के बीच की बातचीत को नैरेट कर रहा है और उस क्रम में वह कुछ मुहावरे और कुछ ऐसी शब्दावली जो फिल्मी दुनिया की शब्दावली है, जो लोग या पाठक उस फिल्म को न देख पाए होंगे, उनके लिए समझना मुश्किल होगी, लेकिन नैरेटर धड़ल्ले के साथ उसका इस्तेमाल करता है। जैसे एक मुहावरा देखिए कि जिस कान में ऐसी बात पड़े और वह एकदम सीधा न खड़ा हो जाए, वह कुत्ते की पूंछ से भी बदतर है। अब बताइए, कान खड़े होना एक मुहावरा है, लेकिन उसका इस तरह से तोड़कर अलग अलग एक ही वाक्य के अलग अलग हिस्से में इस्तेमाल कर पदक्रम के भीतर अन्विति की स्थिति पैदा करना, ये श्रीलाल शुक्ल की भाषिक कला की खूबी है। और आगे लिखते हैं श्रीलाल शुक्ल कि रूपन बाबू ने कान खड़े कर लिए और धीरे से झांक कर देखा तो वैद्य जी चारपाई पर पलथी मारे बैठे हुए थे और बद्री पहलवान पास ही चबूतरे पर पंजों के बल बैठे हुए थे। दोनों में बिना किसी घोषणा के और बिल्कुल अनौपचारिक वातावरण में लड़ाई हो रही थी। लड़ाई की भाषा भी देखिए कि व्यंग कैसे पैदा हो रहा है भाषा के जरिए, और भाषा व्यंग में ढलकर कैसे नए शिल्प में उपन्यास को गढ़ रही है, और ये सब कुछ नैरेशन में हो रहा है। ये भी दिलचस्प है। संवादों के जरिए जितना कुछ कहा जा रहा है, उससे कम महत्वपूर्ण वह हिस्सा नहीं है भाषा का और विन्यास का, वाक्य विन्यास का, जो नैरेशन के जरिए कहा जा रहा है। तो नैरेटर कहता है कि रूपन बाबू ने कान खड़े कर लिए और धीरे से झांक कर देखा। वैद्य जी चारपाई पर पलथी मारे बैठे हुए थे और बद्री पहलवान पास ही चबूतरे पर पंजों के बल बैठे हुए थे। दोनों में बिना किसी घोषणा के और बिल्कुल अनौपचारिक वातावरण में लड़ाई हो रही थी। माहौल इतना घरेलू था कि अगर रूपन बाबू ने वैद्य जी की यह बात न सुनी होती तो वे यही समझते कि उनके बड़े भाई और बाप अकेले में कोऑपरेटिव यूनियन में एक नए गबन की तात्कालिक आवश्यकता जैसे सामूहिक महत्व के विषय पर आरंभिक परामर्श कर रहे हैं। जो भी हो, रूपन बाबू ने वह बात सुनी और उसी लपेट में वैद्य जी के मुंह से फिर दूसरी बात सुनी, तुम मूर्ख हो, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। बद्री पहलवान ने लापरवाही से जम्हाई सी लेते हुए कहा, घर में गाली गलौज करने से क्या फ़ायदा, यह अच्छी बात नहीं है। अब ये गाली गलौज करना एक आम माहौल है शिवपालगंज में बातचीत का, संवाद का, अभिव्यक्ति का, संप्रेषण का, जो वैद्य जी के घर में भी है। लेकिन बद्री पहलवान उसमें अपना विरोध जता रहे हैं कि घर में गाली गलौज करना कोई अच्छी बात तो है नहीं। लेकिन इस बात का असर वैद्य जी पर होता है और नैरेटर फिर भाषा का सूत्र पकड़ता है और कहता है, शायद इस व्यवहारिक बात ने वैद्य जी पर वाजिब असर डाला। अब देखिए, जो मास मीडिया की भाषा है, मास कल्चर की भाषा है, वो कैसे उपन्यास में दाखिल हो रही है। नैरेटर आगे कहता है कि उन्होंने सोहराब मोदी वाली शैली बदल दी।
मामूली बातचीत के ढंग पर उन्होंने कहा, और जो तुमने किया वह अच्छी बात है। तुम्हें कुछ इसके परिणाम का भी पता है? इससे मेरी आत्मा को कितना कष्ट हुआ जानते हो? तो श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित इस उपन्यास में ये जो भाषा का वैविध्य है, जिसमें तरह तरह की भाषिक शब्दावली का, गांव में व्यवहृत होने वाली जो स्थानीय बोली बानी का, अंग्रेजी भाषा का, कुछ फिल्मों की भाषा का, फिल्मी गीतों की भाषा का, साथ ही साथ अदालती भाषा का, एक नए किस्म की सरफरी बोली का, और नैरेटर की अपनी संभ्रांत, परिष्कृत, विवरणात्मक जो भाषा शैली है उसका निदर्शन हम पाते हैं। और भाषा ही वो ताकत है जो व्यंग की इस पूरी शैली को, जो भाषा के जरिए उपन्यासकार ने संभव कर दिखाया है, अपने कंधों पर वहन करके आगे ले जाती है और उपन्यास लेखन की दुनिया में महत्वपूर्ण अवदान करती है। इस व्यंग की भाषा में स्थिति का यथावत चित्रण नहीं है। इस व्यंग की भाषा में स्थिति की असंगति से उत्पन्न एक क्षोभ है। लेकिन दिक्कत है कि जब हम व्यंग की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा पक्ष बहुत सहजता से स्पष्ट नहीं होता। उसके लिए आपको और ज़्यादा परतदार अध्ययन की ज़रूरत पड़ती है कि लेखक का जो पक्ष है वो किस तरफ है। वह जब वैद्य जी की तरफ से नरेट कर रहा है तो वैद्य जी की जो सोच है, चिंता है, भाषिक व्यवहार है, उसका ध्यान रखे हुए है। लेकिन जब वह रूपन पहलवान की तरफ से नरेट कर रहा है तो उस तरह की भाषा, चिंता और शैली का ध्यान रखता है। मैं श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखी हुई एक टिप्पणी के सहारे ही इस बातचीत का अंत करना चाहूँगी। श्रीलाल शुक्ल जी कहते हैं कि पहली बात तो ये कि मैं मूलतः एक लेखक हूँ और व्यंग के रूप में मैं व्यंग नहीं लिखता। उपन्यास, कहानी, जीवनी, हास्य कथाएँ और साहित्यिक आलोचना भी लगातार लिखता रहता हूँ। व्यंग स्केच भी मैंने लिखे हैं, अब भी लिखता हूँ। विषय वस्तु और अभिव्यक्ति की मांग को देखते हुए जहाँ मुझे लगता है कि व्यंग्यात्मक शैली का उपयोग अधिक उपयुक्त और स्वाभाविक होगा, वहाँ मैं व्यंग का प्रयोग करता हूँ। हिंदी का अधिकांश कथा साहित्य और व्यंग्य साहित्य और विशेषतः मध्य प्रदेश से थोक में आने वाला व्यंग्य साहित्य केवल इन 2-3 बातों पर आश्रित है कि सारे नेता भ्रष्टाचारी हैं, सब बड़े अफसर संवेदन शून्य हैं और समाज रसातल को जा रहा है। सवाल उठता है, ऐसा क्यों है? यदि आपकी आँख खुली हुई है, कान आवाज़ को सुनते हैं और बुद्धि आपका साथ दे रही है, तो थोड़ा गहरे जाते ही आपकी ऊपरी धारणाएं बदलने लगती हैं। आप इन स्थितियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार व्यंग का व्यापक क्षेत्र और बड़ा कैनवास मिलता है। प्रत्येक लेखक की अपनी दृष्टि होती है, लेकिन मैं व्यंग के लिए ही व्यंग नहीं लिखता। व्यंग का प्रयोग मेरे लिए रचना की अभिव्यक्ति संबंधी आवश्यकता से जुड़ा है। यानी व्यंग को एक शैली की तरह प्रयोग में लाने में श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास में अपार और अभूतपूर्व सफलता मिली है। आज भी इस उपन्यास द्वारा बनाया गया यह जो भाषिक मानक है, इसको तोड़ पाना किसी अन्य उपन्यासकार के लिए संभव नहीं हुआ। उपन्यास के कलेवर में व्यंग की पूरी दुनिया रच देना भाषा के जरिए, यह श्रीलाल शुक्ल का ही कमाल था और इससे हिंदी उपन्यास की जो दुनिया है वो समृद्ध हुई है। बहुत धन्यवाद, आभार।